हाँ जी, करें स्टार्ट। एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 9। ऑडिट पढ़ने के बाद ये पता चला सीए बनने के बाद कुछ भी करो, ऑडिट मत करना। ऐसा नहीं है। जब आप ऑडिट के अंदर चले जाएंगे ना और आप 2-3 ऑडिट को कर लेंगे तो आपको अपने आप इसमें इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच असर्शन इज कॉमन अमंग द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट कैप्शंस। प्रॉफिट एंड लॉस की असर्शंस होती हैं अक्रेंस, कंप्लीटनेस और मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। बैलेंस शीट में एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो कॉमन असर्शन है कंप्लीटनेस एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो इसका आंसर सी, कंप्लीटनेस। डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर्स आर परफॉर्म्ड during the audit of account receivable balance to address the following balance sheet assertion. डायरेक्ट कंफर्मेशन। डायरेक्ट कंफर्मेशन यदि हम किसी पर्टिकुलर डेटर से, लेट से मिस्टर एक्स से कंफर्मेशन लेते हैं तो ये कंफर्मेशन किस चीज की हो सकती है? क्या डेटर एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है और इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है। राइट एंड ऑब्लिगेशन, एग्जिस्टेंस। आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, लेकिन वैल्यूएशन होती है कब? इसके ऊपर प्रोविजन बनाकर। वैल्यूएशन के लिए हमें प्रोविजंस को भी साथ में देखना पड़ता है। तो जिस असर्शन को डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर्स के थ्रू एग्जामिन किया जा सकता है, दैट इज एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट वन, इफ नो रिप्लाई इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर, ऑडिटर शुड परफॉर्म। ऑडिटर क्या करे? परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स। नो एडिशनल टेस्टिंग, गलत। एडिशनल टेस्टिंग इंक्लूडिंग सब्सिक्वेंट कलेक्शंस को चेक किया जाए, बैलेंस शीट डेट के बाद कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ, एंड एग्री द डिटेल ऑफ रिस्पेक्टिव बैलेंस टू द कस्टमर रेमिटेंस एडवाइस। कस्टमर ने जो रेमिट किया अमाउंट, उसके बेसिस पर क्रॉस चेक किया जाए उसने कितना दिया है, कितना आउटस्टैंडिंग है। सीम्स टू बी करेक्ट। Additional testing including preparing a detailed analysis of the balance, ensuring it for the identifiable transaction, confirming that these revenue transactions actually occurred। सेल थोड़ी चेक कर रहे हैं, सेल चेक नहीं कर रहे हैं हम ट्रेड रिसीवेबल की एग्जिस्टेंस को चेक कर रहे हैं। B is the correct answer. Next one, obtaining trade receivable aging report, analysis and identification of doubtful debt is performed। किस लिए? ईयर एंड पर ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। और ईयर एंड बैलेंस की एक्यूरेसी इट मींस हम बात कर रहे हैं वैल्यूएशन की। ऑब्जर्विंग द इन्वेंट्री, बीइंग काउंटेड एंड पर्सनली परफॉर्मिंग द टेस्ट काउंट टू वेरीफाई द काउंट इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री बैलेंस।
इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस के लिए हम ऑब्जर्वेशन करते हैं एट द टाइम ऑफ इन्वेंट्री काउंट, एग्जिस्टेंस। वेजेस पेड टू वर्कर वुड क्वालिफाई एज रेवेन्यू कैपिटल डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस। बिल्कुल सही। यदि ये नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस के लिए पे किया गया देन इट विल बी रेवेन्यू, बट इफ द वेजेस आर पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट मशीनरी और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग देन इट विल बी कैपिटल। 192 ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ इनटेंजिबल असेट्स, कौन सा एक्सपेंडिचर है ड्यूरिंग फॉलोइंग फेज दैट इज नॉट कैपिटलाइज्ड, जो कैपिटलाइज्ड नहीं होता? रिसर्च फेज के एक्सपेंडिचर वो चार्ज्ड होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 190 में क्या कह रहे हो? बी, ऑब्जर्विंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को ऑब्जर्व करने से आप क्या इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर पाओगे? ये आइटम है जो गोडाउन में पड़ी है, इसकी कितनी वैल्यू है? कैन यू असर्टेन? नो। ऑब्सोलीट नेचर की है या स्लो मूविंग है, मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, ये सब चीजें तो सिर्फ देखने से नहीं पता चलती। तो सिर्फ इन्वेंट्री काउंट को ऑब्जर्व करने से आप वैल्यूएशन चेक नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, सर्च फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ करंट लाइबिलिटीज टू एड्रेस द फॉलोइंग। अनरिकॉर्डेड, टू एंश्योर all liabilities are recorded and there is no understatement or overstatement, that is known as what? जितनी भी liabilities needs to be recorded, they are appropriately recorded and there is no understatement or overstatement. किसकी बात कर रहे हैं? कंप्लीटनेस की। कट ऑफ टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड टू एड्रेस कट ऑफ। एबीसी इन्वेस्टी कंपनी, एबीसी ने इन्वेस्ट कर रखा है कहीं पर XYZ के अंदर, और XYZ कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया फाइनेंशियल ईयर 22-23 का इन द मीटिंग हेल्ड ऑन April 1, 2023। द ईयर इन विच द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, उस ईयर के अंदर एबीसी अपनी बुक्स में डिविडेंड को रिकॉर्ड करेगी। तो एबीसी की किताबों में यह डिविडेंड कौन से ईयर में रिकॉर्ड किया जाएगा? इन द financial year 23-24, the year in which the dividend is actually been declared and the right to receive dividend is established. Next, all inventory units held by the audit entity should have been recorded. जितने भी इन्वेंट्री हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं, कोई अंडर स्टेटमेंट नहीं है, कोई ओवर स्टेटमेंट नहीं है, तो इसको बोला जाता है कंप्लीटनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सैलरी एंड वेजेस एंगेज्ड इन प्रोडक्शन रेवेन्यू, रिपेयर मेंटेनेंस रेवेन्यू, लीगल एंड प्रोफेशनल रेवेन्यू, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑन लैंड, लैंड का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, दैट इज कैपिटलाइज्ड, दैट इज टू बी कैपिटलाइज्ड। यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स इज गिवन इन सेकेंड शेड्यूल टू द कंपनीज एक्ट। डैश आर द चार्जेस अगेंस्ट द प्रॉफिट्स टू प्रोवाइड फॉर नॉन लाइबिलिटीज।
नॉन लाइबिलिटीज के लिए चार्जेस को क्रिएट करना फॉर विच द अमाउंट कांट बी डिटरमिन्ड विद एक्यूरेसी। यदि अमाउंट विद एक्यूरेसी डिटरमिन हो सकता, यदि अमाउंट विद एक्यूरेसी डिटरमिन हो सकता तब तो मैं लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करता। यदि लाइबिलिटी का पता ही नहीं है, होगी नहीं होगी, मैं कॉन्टिजेंट में ले जाता। लाइबिलिटी पता है होगी बट अमाउंट एग्जैक्टली नहीं पता, प्रोविजन बना लो। प्रोविजन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम should not be treated as asset as per AS 26। intangible asset, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर asset है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल ये asset नहीं होता। यदि परचेज्ड गुडविल है वो asset बनेगा, बट गुडविल दैट इज इंटरनली जनरेटेड वो asset नहीं बनेगा। नेक्स्ट, one of your junior audit team member is confused with the term material misstatement. You explain him that a material misstatement is untrue information that could affect the financial decisions of the one who rely on the statement. क्या क्या मटेरियल है? 5,000 रुपए का एरर in relation to assets of 20 lakh, immaterial। पेरोल फ्रॉड ऑफ 100 रुपए जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स 11,000 है, 11,000 रुपए में 100 रुपए की कोई ज्यादा रेलिवेंसी नहीं है। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी, ये सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, मटेरियल है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न पर बनाई गई जबकि कंपनी लिक्विडेट होने वाली है, ये तो बहुत बड़ी मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। थर्ड एंड फोर्थ ये दो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट, ABC Limited is a renowned food chain supplier in a posh area providing restaurant facility along with the food delivery. CA Ram was appointed as an auditor for the financial year 22-23. While examining the books of account of the company, auditor came to know about one of the major expense of the company, rent, 1,20,000 रुपए का, फॉर विच ही अप्लाइड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। एक्सप्लेन हाउ वुड ऑडिटर परफॉर्म सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। ऑडिटर वुड इंस्पेक्ट एवरी सिंगल रेंट इनवॉइस, ये तो फिर वो वाउचिंग पर चला गया, सब्सटेंटिव प्रोसीजर पर नहीं है। वो तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर कर रहा है तो मुझे सब्सटेंटिव के रेफरेंस में बात करनी है। ऑडिटर शुड कंपेयर रेंटल एक्सपेंस विद अनदर बाय नियर बाय कंपनी, अनदर नियर बाय कंपनी के खर्चों के साथ। ये भी जस्टिफाई नहीं लग रहा। रेंट का खर्चा मेरा क्या है, दूसरी कंपनी का क्या है, दैट में वेरी बेस्ड अपॉन लोकेशन, बेस्ड अपॉन एरिया, बेस्ड अपॉन आवर अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट्स। Auditor select the first month rent invoice 1,20. Verify other element. Would predict that rent for the whole year 14,40,000. Compare the actual with the prediction. Follow up for any fluctuation. ये बिल्कुल करेक्ट प्रोसीजर है एज पर द SA 520, दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स। Next one. In July 22, ABC and company entered into an agreement with Messrs X and company under which a machinery would be let on hire. किराए पर दी जाएगी। X and company would have the option to purchase the machinery in accordance with the terms of agreement.
X and company agree to pay ABC and company a settled amount in periodical installment, hire purchase payments. प्रॉपर्टी पास होगी एक्स एंड कंपनी को ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट ऑफ सच इंस्टॉलमेंट. लास्ट इंस्टॉलमेंट देने पर यह प्रॉपर्टी एक्स एंड कंपनी को मिल जाएगी. आप क्या क्या चेक करेंगे? पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट पेड आर चार्ज्ड एज एन एक्सपेंडिचर. जो मंथली अमाउंट पे किया जा रहा है वो चार्ज बना दिया जाए, खर्चा बना दिया जाए. गलत है. रीजन, एक हायर वेंडर है, एक हायर परचेजर है. हायर वेंडर से गुड्स खरीदे हैं हायर परचेजर ने और वो ईएमआई में पेमेंट कर रहा है और जैसे ही उसकी लास्ट ईएमआई पे होगी उसको असेट की ऑनरशिप मिल जाएगी. तो रिजल्ट, ऐसी सिचुएशन में जो मंथली या ईयरली पेमेंट्स जाती हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, रादर इट इज अ पेमेंट टुवर्ड्स असेट अक्वायर्ड ऑन हायर परचेज बेसिस. हायर वेंडर की पेमेंट जा रही है जो असेट आपने हायर परचेज बेसिस पर लिया और उसमें क्योंकि आप पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में कर रहे हैं, लमसम में नहीं की, तो उस पेमेंट का एक थोड़ा सा पार्ट फाइनेंस चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जितना अमाउंट फाइनेंस चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली दैट अमाउंट इज टू बी चार्ज टू P&L, नॉट द एंटायर अमाउंट. ये तो हो गया गलत. मेसर्स ABC एंड कंपनी चार्जेस द डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन तो हायर परचेजर चार्ज करेगा आप क्योंकि उसने असेट खरीद लिया है हायर परचेज बेसिस पर. हायर परचेज एग्रीमेंट स्पेसिफाई क्लियरली हायर परचेज प्राइस ऑफ द मशीनरी. यस, ये तो वो चेक करेगा ऑडिटर, ए और बी चेक नहीं करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैनेजमेंट ऑफ M Limited हैज डेवलप्ड अ strong internal control in its accounting system in such a way that work of one person is being reviewed by the another person. एक पर्सन का काम दूसरा पर्सन रिव्यू कर रहा है, इसको बोला जाता है इंटरनल चेक. Since no individual employee is allowed to handle a task alone from the beginning to the end, chances of early detection are high. बिल्कुल, जब इंटरनल बेसिस पर एक पर्सन का काम दूसरा पर्सन रेगुलरली चेक कर रहा होगा तो यदि कहीं पर कोई भी गलती है तो उसके अर्ली डिटेक्शन के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं. सीए अमर ऑडिटर अपॉइंट हुआ और वो इंटरनल कंट्रोल इवेलुएट करना चाहता है. फॉर दैट पर्पस उसने इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर बनाया टू नो एंड एसिमिलेट द सिस्टम एंड इवेलुएट द सेम. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नीड नॉट बी फॉर्म्ड अंडर इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर रिलेटिंग टू परचेजेस. वो परचेज का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वेरीफाई करने के लिए बना रहा है ICQ. तो परचेजेस से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो इसमें डालेगा. परचेजेस के अलावा कोई और क्वेश्चन है वो इस ICQ में नहीं आएगा. तो देखो कौन से क्वेश्चन है जो ICQ में नहीं डलने चाहिए. आर ऑथोराइज सिग्नेटरी फॉर द परचेजेस लिमिटेड टू इलेक्टेड ऑफिशियल. बिल्कुल ठीक. आर पेमेंट्स अप्रूव्ड ओनली ऑन ओरिजिनल इनवॉइस. बिल्कुल ठीक. आर मंथली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इंप्लीमेंटेड फॉर एवरी बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी. ये तो जब आप कैश एंड बैंक बैलेंस का इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर बनाओ उसमें डालो ये क्वेश्चन. ये परचेज के ICQ में क्यों डलेगा? BRS का क्वेश्चन. Does authorized official thoroughly review the documents before signing the checks? Payments के yes, ये तो चेक होना चाहिए.
नेक्स्ट क्वेश्चन, while auditing the books of account, CA Sanyam, statutory auditor of the company, come to know management has recognized internally generated goodwill as a fixed assets. गलत किया. Sanyam discussed with management that according to AS 26, internally generated goodwill is not recognized as an asset because it is not an identifiable resource controlled that can be measured reliably. मैनेजमेंट रिजिड है इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर. थ्रू एन एग्जाम्पल संयम एक्सप्लेन विच टाइप ऑफ गुडविल में बी रिकॉग्नाइज्ड. स्टेट कौन से एग्जाम्पल उसको मैनेजमेंट को देने चाहिए. इफ एन आइटम मीटिंग द डेफिनेशन ऑफ एन इंटेंजिबल असेट is acquired in a business combination, it forms part of the goodwill. सही है. Goodwill is recognized only when there is a contractual or other legal rights for a physical asset. Physical asset के लिए contractual rights हैं, तो वो तो goodwill नहीं है. Goodwill is recognized only when there is a contractual or other legal rights. Only those goodwill needs to be recognized which can be touched, like physical assets. Physical assets के रेफरेंस में तो गुडविल आएगी ही नहीं. इसका आंसर ए. नेक्स्ट वन, while auditing the accounts of thought company, auditor come across certain accounts payable balance जिसके लिए डायरेक्ट कंफर्मेशन लेनी है. उसने पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजी टू रिस्पॉन्ड वेदर और नॉट दे एग्री. ऑडिटर रिसीव्ड ऑल द कंफर्मेशन रिप्लाई ऑन टाइम एज करेक्ट एक्सेप्ट फ्रॉम 5 ऑफ देम. 5 से कंफर्मेशंस नहीं आई. वट अदर ऑप्शन ऑडिटर इज लेफ्ट विद रिगार्ड टू ट्रेड पेएबल. अभी ट्रेड रिसीवेबल का क्वेश्चन आया था. इसी तरह से परफॉर्म एडिशनल टेस्टिंग. परफॉर्म एडिशनल टेस्टिंग विच मे इंक्लूड टेस्टिंग ऑफ सब्सिक्वेंट कैश पेड. वहां पर सब्सिक्वेंट कलेक्शन था ट्रेड रिसीवेबल में, ट्रेड पेएबल में सब्सिक्वेंट पेमेंट. ए आंसर. नेक्स्ट, डैश इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन. पॉसिबल दैट अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट जिसकी एग्जिस्टेंस कंफर्म्ड होगी ओनली ऑन अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ one or more uncertain future events not within the control of the entity. Contingent liability. Simple one. Next one. मोटर कार परचेज की गई है इन द नेम ऑफ कंपनी. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज इनकरेक्ट. मोटर कार होगी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट. ऑथेंटिकेशन चेक करनी चाहिए. इनवॉइस टू कंफर्म परचेज प्राइस बिल्कुल चेक करना चाहिए. रजिस्ट्रेशन विद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज फॉर द ओनरशिप चेक करना चाहिए. क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ गुड्स गलत. इट इज ए प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट. फिक्स्ड असेट्स है ये फिक्स्ड असेट है, इन्वेंट्री नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. मशीनरी की वेजेस कैपिटल है. रेगुलर रिपेयर्स रेवेन्यू है.
लैंड एंड बिल्डिंग कैपिटल एसेट है, उसको बाय करने के लिए लीगल एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ, दैट नीड टू बी कैपिटलाइज्ड। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को खरीदने का फ्रेट इनवर्ड स्टेज अप टू विच प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक्चुअली पुट इनटू यूज, तब तक का खर्चा सारा कैपिटलाइज्ड होता है। नेक्स्ट वन, डैश रेफर्स टू द रिप्रेजेंटेशंस असर्शन, ये तो बहुत बार पढ़ चुके हैं हम, असर्शंस। सेक्शन 52, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी अप्लाइड फॉर वन ऑफ द पर्पस मेंशन्ड बिलो, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन नो, डिविडेंड नो, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन यस, वर्किंग कैपिटल नो। नेक्स्ट, a capital reserve can't be utilized for writing down fictitious asset losses, issuing bonus share if it is realized। यदि कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड नेचर का है तो उससे बोनस इशू हो निकाला जा सकता है, उससे हम लॉसेस को एडजस्ट भी कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो कैपिटल रिजर्व यूज नहीं किया जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2, amount of securities premium or capital redemption can be utilized only for the purposes specified in section 52, बिल्कुल ठीक, सिक्योरिटी प्रीमियम। सेक्शन 55, ये तो करेक्ट है स्टेटमेंट। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, गलत। ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, राइट। Next one, obtaining trade receivable aging report, analysis and identification of doubtful debt, ये तो अभी स्टार्टिंग में भी किया, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। assertions are the representations by management, बिल्कुल ठीक। assertion have no to be necessarily explicit, नहीं, इंप्लिसिट होती हैं, वो इंडिकेट कर रही होती हैं अपने आप। जरूरी नहीं है एक चीज का बोलना हाँ ये एसेट एग्जिस्ट करता है। बैलेंस शीट में आपने एसेट दिखा दिया तो दैट मींस ये इंप्लाइड असर्शन है कि ये एसेट एग्जिस्ट करता है। आपको उसको सेपरेटली कहीं पर भी एज सच लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है टू बी स्पेसिफिकली मेंशन्ड। जैसे एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बाय प्रिजम्पशन, इंप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? AS18 रिलेटेड पार्टी का है, हां। AS10 PPE का है, ठीक है। AS28 इंपेयरमेंट का है, बिल्कुल। AS16 इंटेंजिबल का है, नहीं। AS16 तो बोरोविंग कॉस्ट का है और इंटेंजिबल एसेट का AS26 है। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा। मशीनरी 10 लाख, डेप्रिसिएशन 6 लाख, करंट ईयर का 60,000, टोटल 660, WDV 340। फर्म ओन मशीनरी, बिल्कुल। मशीनरी यूटिलाइज्ड इन द बिजनेस, राइट। मशीनरी फिजिकली एग्जिस्ट, यस। ओनली 1 2 1। बैलेंस शीट में ये एक्सप्लिसिट है या इंप्लिसिट है? बताइए अब जरा। ये इंप्लिसिट है। क्या लिखने की जरूरत है कि फर्म मशीनरी ओन करती है, फर्म इज द ओनर ऑफ मशीनरी? क्या लिखने की जरूरत है मशीनरी इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी? क्या यह लिखने की जरूरत है मशीनरी एक्चुअली एग्जिस्ट, मशीनरी का फिजिकल एग्जिस्टेंस है? क्या ये ऐसा लिखने की आवश्यकता है? नहीं है, नहीं है। ये इंप्लिसिट है। सो
इसके साथ हमारे इस चैप्टर के एमसीक्यूज भी कवर हो गए और चैप्टर नंबर 9 भी कवर अप हो गया है। अच्छा, थोड़ी सी मुझे आपके साथ डिस्कशन करनी है कुछ क्लासेस की। इस क्वेश्चन का मतलब समझ में नहीं आया। इस क्वेश्चन का मतलब है आप इस डेटा के बेस पर इन तीनों में से कौन सी असर्शन को एग्जामिन कर पा रहे हैं। असर्शन ऑनरशिप की, असर्शन यूज की, असर्शन एग्जिस्टेंस की। बताओ, इस पर्टिकुलर डेटा से क्या आपको नहीं लग रहा कि करंट ईयर में मशीनरी यूज हुई है जिसका डेप्रीशिएशन 60,000 रुपए का है। पिछले सालों के जो यूज हुए हैं मशीनरी की, उनकी कॉस्ट 6 लाख थी। मशीनरी वाज एक्चुअली एक्वायर्ड फॉर ₹10 लाख और आज इसकी ईयर एंड पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 340। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे और मुझे आपके साथ चर्चा करनी है कुछ क्लासेस की। हमने इस करंट बैच में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 9 इनकी लाइव क्लासेस ली है। चैप्टर 5, चैप्टर 6, 7, 8, 10, 11 एंड 13 इनकी मैंने आपको रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल कराई हैं। तो इन चैप्टर्स के अंदर तो जो भी चीजें हम साथ साथ डिस्कस करते रहे, आपके जो भी डाउट आते रहे, हम साथ साथ डिस्कस करते रहे। चैप्टर नंबर 12 बैंक ऑडिट का, वो भी मैं लाइव ही लूंगा, तो उसमें भी कोई इशू आएगा नहीं। अब बचते हैं ये चैप्टर। ये 4 चैप्टर तो हैं बहुत 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 छोटे छोटे से। तो मैं इन चैप्टर का एक टेस्ट आपका शेड्यूल कर रहा हूं। कब तक के लिए, कब दोगे? February 10 के लिए, 10 February तक कोशिश करिएगा ये 4 छोटे छोटे चैप्टर आप 10 February तक कंप्लीट कर लें। चैप्टर नंबर 10 और 11 इसका एक टेस्ट 17 February को और 12 तो मैं आपको करा ही रहा हूं लाइव क्लास में। 12 और 13 का एक टेस्ट 24 February को। ये मैं आपको एक टेंटेटिव डेट दे रहा हूं, अदरवाइज मैं इसका एक कंप्लीट शेड्यूल बनाकर के विद इन अ डे और 2 टेलीग्राम पर और वेबसाइट पर शेयर करूंगा। तो उसकी अकॉर्डिंग आपको अपने चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। और सबसे जरूरी चीज है, हर एक क्लास के बाद 2-3 क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस जरूर 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 करनी है। एंड जो टेस्ट है, जो शेड्यूल होगा, उसके हिसाब से कोशिश करिएगा उन टेस्ट को देने की। इसका डिटेल टेस्ट का शेड्यूल मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। और यदि किसी स्टूडेंट का नवंबर 22 अटेम्प्ट है, जो नवंबर 22 के लिए तैयार कर रहा है, वो भी जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते रहें, चैप्टर्स के टेस्ट वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं हमारी, तो जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो वैसे वैसे उसके टेस्ट जरूर दें। उस टेस्ट से ही आपकी प्रैक्टिस होगी
और आपका इस सब्जेक्ट के ऊपर एक कॉन्फिडेंस बनेगा। ठीक है, तो इस सेशन को आज यहीं पर करते हैं ओवर, और कल हम स्टार्ट करेंगे बैंक ऑडिट के चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।